Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to landmark judgment, or you can say that latest judgment. Latest judgment के सीरीज में लास्ट जजमेंट हमने डिस्कस किया था, जो पर्सन विद डिजेबिलिटी से के जो रिजर्वेशन है प्रमोशन से रिलेटेड था, और उसको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप थंबनेल देखकर आइडिया लगा ही चुके हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा टाइम में, हालांकि कुछ टाइम पहले ही, एक जजमेंट पास किया है जिसके अंदर 97 जो अमेंडमेंट था कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। हालांकि ये पूरा का पूरा स्ट्राइक डाउन हुआ है, ये हाफ हुआ है, या कौन से प्रोविजन रिमेनिंग रह गए हैं जिनको स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, उनको हम आज के इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए ये इश्यू आया तो क्यों आया, किस ग्राउंड पर आया, कोर्ट ने किस ग्राउंड पर इसको रिजेक्ट किया, स्ट्राइक डाउन किया, वो हम सारा कुछ समझते हैं। तो ये जो जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह एंड अदर्स, ये जजमेंट डिसाइड हुआ था जुलाई 2021 को, 20 जुलाई 2021 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया 97 जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, टू द एक्सटेंट। जब एक टर्म यूज होता है टू द एक्सटेंट, इसका मतलब है कि कुछ एक पॉइंट्स पर ही से क्या किया, स्ट्राइक डाउन किया है। इट रिलेट्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो जजमेंट आया है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि जो 97 जो अमेंडमेंट था उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था, अलग से प्रोविजन इसमें डाला गया था। तो समझते हैं क्यों इसको। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो 97 जो अमेंडमेंट था 2011 का, उस अमेंडमेंट के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या बेसिक पॉइंट्स थे, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो ये आर्टिकल 43B जो है ऐड किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, स्टेट पॉलिसी का जो पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया कि जो प्रमोशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट किया जाएगा, तो ये क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है। सेकंड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स को ऐड किया गया था यूनियन और एसोसिएशन, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज सी है पार्ट 3 में, उसमें ऐड किया गया था। उसके साथ साथ पार्ट 9B को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आर्टिकल 243Z से लेकर 243ZT तक जो प्रोविजंस थे वो इंक्लूड थे, which laid down several stipulations for the state legislation governing cooperative society, कि अलग अलग प्रकार की कुछ शर्तें रखी गई थी कि जो जब भी स्टेट लेजिस्लेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करेगा तो किस प्रकार की कंडीशन फुलफिल करेगा, वो सारा का सारा इसमें प्रोविजन था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन इससे पहले भी अगर हम ये देखें तो ये चैप्टर 9 भी है, इससे पहले एक चैप्टर 9 जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, चैप्टर 9 जो है वो ऐड किया गया था। इसको मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, जैसे आपको समझ में आ जाए क्या प्रॉब्लम। देखिए, इससे पहले एक 73rd अमेंडमेंट आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था वो अमेंडमेंट आया था, उसमें क्या ऐड किया गया था, पार्ट 9 में पार्ट 9 ऐड किया गया था, पार्ट 9A ऐड किया गया था, और पार्ट 9A ऐड किया गया था। इन दोनों में क्या था, ये पंचायती राज से रिलेटेड था, और ये वाला पार्ट जो था वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड था। ठीक है, ये ऐड कर दिए। ठीक है, इनमें भी क्या था, आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया गया था। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। म्युनिसिपैलिटी भी क्या है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जैसे आप सभी को पता है कि शेड्यूल 7 दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसके बाद एक और लिस्ट इसके अंदर ऐड हम करेंगे, दैट इज कंकरेंट लिस्ट।
अब देखिए, जब यूनियन लिस्ट का कोई मैटर होता है तो उसमें यूनियन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कोई इश्यू ही नहीं है। कंकरेंट लिस्ट का जो मैटर होता है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब स्टेट लिस्ट का कोई भी मैटर होता है, उससे रिलेटेड अगर आप लॉ बनाते हो, तो आर्टिकल जो है 368 का क्लोज टू ये कहता है कि रेटिफिकेशन होना चाहिए, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। कम से कम हाफ जो स्टेट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है। अब पंचायती राज जो था वो क्या था, एक स्टेट सब्जेक्ट था। म्युनिसिपैलिटी क्या था, एक स्टेट सब्जेक्ट था। और उसके बाद अब कॉरपोरेशन की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो बात करें, ये भी क्या है, स्टेट का मैटर है। इन दोनों के टाइम पर जो ये रिक्विजिट होता है, कंडीशन होती है कि इनकी जब भी स्टेट सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाओगे पहले आपको रेटिफिकेशन जरूरी है। इन दोनों में रेटिफिकेशन ले लिया था सरकार ने, कोई इश्यू नहीं था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन जब इस लॉ को बनाया गया, इसमें स्टेट की जो रेटिफिकेशन है वो नहीं ली गई। यही यहाँ पर मेन मुद्दा था कि जो आर्टिकल 368 का क्लोज 2 है वो ये बात कहता है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट, स्टेट का जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनाना है तो उसके लिए आपको जो रेटिफिकेशन है, कंसेंट जो है स्टेट्स की, वो रिक्वायर्ड है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हाई द अमेंडमेंट वाज चैलेंज। देखिए, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये फॉल करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो फॉल करती हैं शेड्यूल 7 के कौन से पार्ट में, लिस्ट 2 में। लिस्ट 2 कौन सी है, स्टेट लिस्ट है, यहाँ पर ये फॉल करता है। स्टेट लिस्ट में भी एंट्री 32 है, वहां पर ये फॉल किया गया। अगर हम ऑब्जेक्शन की बात करें, किस मैटर पर इसको चैलेंज किया गया, जो रिट पेटिशनर था, एक रिट फाइल की गई थी, रिट पेटिशनर था उसने। अब अगर इसकी केयरफुली रीडिंग हम करते हैं पार्ट 9B की, तो साफ पता चलता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की अनफेटर्ड का मतलब है कि जिसको हम टाल नहीं सकते, ऐसी जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की, जब भी आप अमेंडमेंट करते हो तो प्रोविजन जो है आपने कोई भी ऐड किया तो उस अमेंडमेंट से पहले उनकी पावर को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। उनकी पावर कौन सी है, रेटिफिकेशंस की। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अमेंडमेंट कर दिया 9B के अंदर, क्या अमेंडमेंट किया, सेवरल मटेरियल्स पार्टिकल, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पर अमेंडमेंट किया आपने। फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के। रिजर्वेशन प्रोविजन जो है आपने सेट कर दिया 243ZJ में। ड्यूरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑफिस, आपने ऑफिस की टर्म कितने टाइम की रहेगी, कितने टाइम तक ऑफिस रहेगा, उसकी ड्यूरेशन डिसाइड कर दी। और बोर्ड के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बारे में। तो ये सारे मटेरियल जो चेंजेस है वो आपने कर दिया, लेकिन आपने स्टेट लेजिस्लेचर की जो अनफेटर्ड पावर है उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, इनकी रेटिफिकेशन नहीं करवाया। इन शॉर्ट, अगर हम ये बात समझें, व्हाट हैज बीन डन टू ऐड एक्सेप्शन आफ्टर एक्सेप्शन टू एंट्री 32। इसमें क्या एक्सेप्शन आफ्टर एक्सेप्शन जो है एंट्री 32 की ऐड कर दी गई थी। एंट्री 32 को कार्विंग आउट कर दिया गया। एंट्री 32 का जो सब्जेक्ट था उस पर आपने लॉ बना दिया गया है। अ नंबर ऑफ मैटर्स विच अदरवाइज वर एक्सक्लूसिवली विद इन द डोमेन ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो डोमेन है, जो दायरे में पड़ता है एंट्री 32, उसके ऊपर आपने लॉ बना दिया है। ऑन द बेसिस, इस आधार पर इसे चैलेंज किया गया कि डायरेक्ट इनरोड इज मेड इनटू आर्टिकल 246 क्लोज 3 और एंट्री 32 ऑफ लिस्ट 2 का जो एक पावर जो स्टेट के पास होती है उस पावर को आपने एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए इस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए वांट ऑफ रेटिफिकेशन के लिए। वांट ऑफ रेटिफिकेशन का मतलब है कमी रह गई है, रेटिफिकेशन नहीं हुआ, इस वजह से ये लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। अमेंडमेंट जब भी किया जाता है आर्टिकल 368 क्लोज 2 में, उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की आपको रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आप वो रेटिफिकेशन नहीं करवाते हो तो वो क्या माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है। ये जो है प्रोविजन कहता है, ठीक है। जो भी पावर है 9th B की, जो 9th B को जब ऐड किया गया चैप्टर को, उसमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये पावर्स को, जो स्टेट की जो पावर्स है उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, पाबंदियां लगा रहा है कि वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेगुलेट नहीं कर सकता जब तक कि ऑलरेडी जो है, हालांकि एंट्री 32 जो है उसके तहत ऑलरेडी स्टेट के पास पावर है, फिर भी स्टेट को
इससे वंचित कर दिया गया। एंट्री 43 जो है लिस्ट वन की, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, वो साफ तौर पर कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक्सक्लूडेड है यूनियन लिस्ट से। यूनियन लिस्ट तो उस पर लॉ बना ही नहीं सकता। एंट्री 43 साफ तौर पर ये बात कहता है। एंट्री 43 ये बात कहता है, जो प्रोविजन दिया गया वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, चाहे वो ट्रेडिंग है या नहीं है। विद ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, जो किसी एक स्टेट पर कन्फाइंड नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट है। आप कन्फाइंड नहीं करोगे, एक स्टेट तक जो है आप नहीं लॉ बना सकते, लेकिन एक से ज्यादा स्टेट का अगर कोई इश्यू आता है तो मल्टी स्टेट हो गया, उस पर सेंटर के पास पावर है लॉ बनाने की। यूटी का कोई मैटर आ गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के से पावर है कि वो यूनियन टेरिटरीज पर लॉ बना सकता है। ठीक है, तो इसी मैटर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्ट्रक डाउन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाला प्रोविजन स्ट्रक डाउन कर दिया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। 3 जज बेंच जो है कंप्राइजिंग जस्टिस रोहिंटन नरीमन, KM जोसेफ और VR गवई, ये 3 जज की बेंच है जिसमें 2-1 का रेशियो जो था, 2 तो सहमत थे और 1 सहमत नहीं था। वो कौन सा सहमत नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो ये गुजरात हाई कोर्ट ने ये फाइनल किया था, एक जजमेंट दिया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इनवैलिड है, तो उसको अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बेंच ने अनएनिमसली ये बात तो हेल्ड की, सभी ने, तीनों ने ये बात तो मानी कि 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके लिए रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड था एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट का, जो आर्टिकल 360 क्लोज 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है। सिंस इट डेल्ट विद द एंट्री विच वॉज एन एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली स्टेट का ही सब्जेक्ट है, इस आधार पर आप जो है इसको क्या नहीं कर सकते, लॉ नहीं बना सकते अगर उनकी रेटिफिकेशन नहीं होती है तो। सिंस सच रेटिफिकेशन वाज नॉट डन इन द केस ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था उसमें जो रेटिफिकेशन जो था उस रेटिफिकेशन को नहीं लिया गया और इसे जो है स्ट्रक डाउन किया जाना चाहिए। देयर वाज अ स्प्लिट इन द बेंच, जो 3 जज बेंच था उसमें स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया। वेदर पार्ट 9B विल सर्वाइव विल रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या पार्ट 9 को सर्वाइव किया जाना चाहिए। अभी मल्टी स्टेट का क्या फंडा है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो वेणुगोपाल जी हैं, वो आए, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि ठीक है सिंगल स्टेट जो है, सिंगल स्टेट पर स्टेट का जो रेटिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस बात उन्होंने वेणुगोपाल जी ने एक्सेप्ट की, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब बात करते हैं मल्टी स्टेट की, मल्टी स्टेट का मतलब है जब एक से ज्यादा कई स्टेट का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उन ग्रुप के अंदर आप क्या करोगे, आप ये नहीं कह सकते कि सेंटर जो है लॉ नहीं बना सकती, या जो यूनियन टेरिटरीज के जो है, यूनियन टेरिटरीज है वहां पर क्या सेंटर का ये लॉ अप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि सेंटर के पास तो वाइड पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना कि ठीक है सिंगल स्टेट में तो हम मान लेते हैं कि रेटिफिकेशन की वजह से ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जब आप मल्टी स्टेट की बात करते हो तो उस पर तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वाइड पावर है। वाइल द मेजोरिटी कंप्राइजिंग जस्टिस नरीमन और गवई ने तो ये बात मानी कि जो प्रोविजन है पार्ट 9B के, जो डील किया जाता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो डील कर सकती है। वहां पर अगर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को अगर अप्लाई किया जाता है तो उससे हम उसको डील करवा सकते हैं। सिर्फ एक स्टेट जो सिंगल स्टेट है वहां पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर बात आ गई। अब ये सेवरेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब एक लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी नॉर्मली क्या कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में ये होता है कि जब कोई लॉ है उसको आप पार्टली सेवियर कर सकते हो। सेवियर का मतलब आप उसे अलग कर सकते हो। कोई लॉ है उसमें कोई एक प्रोविजन को आप निकाल सकते हो, तो उस मामले में वो उस डॉक्ट्राइन को बोला जाता है सेवरेबिलिटी। तो इस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया गया। जस्टिस जोसेफ ने ये बात माना कि
जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जस्टिस जोसेफ ने ये बात मानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट है वही स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर नरीमन और जो गवई है उन्होंने तो इसमें ये बात कही कि ठीक है आप मल्टी स्टेट पर इसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जस्टिस जोसेफ ने ये बात कही कि जब ये बना ही इलीगल तरीके से तो आप कहीं भी इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये बात इसमें कही गई। अब हम आ जाते हैं एक और पॉइंट पर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर अलग से डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में। क्या कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक केस का नाम लिखती हूँ। एक लैंडमार्क केस आया था 1992 में, जिसके अंदर इस कंसेप्ट को डिस्कस किया गया था। केस का नाम था कीहोटो होलोहन। कीहोटो होलोहन वर्सेस जचिल्लू एंड अदर्स। ये जो जजमेंट आया था ये काफी पुराना जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर ये बात कही गई थी। इसमें पहले तो इश्यू क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ वो चैलेंज्ड। एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो चैलेंज किया गया। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किससे रिलेटेड है? शेड्यूल 10 में है। चैलेंज किया गया और ये किसके द्वारा ऐड हुआ था? यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट से। 52nd अमेंडमेंट से इसे चेंज किया, इसे लाया गया था। ये किससे आया था? 52nd अमेंडमेंट से। 52nd अमेंडमेंट, तो यानी कि उसे भी चैलेंज किया गया इसके अंदर। तो इसके अंदर जब इश्यू आया कि 368, वही सेम ग्राउंड पर कि 368 क्लोज 2 का क्या है? वायलेशन है। किस ग्राउंड पर? कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल as the provisions of Article 368 clause 2 was not properly followed। कि उसे प्रॉपरली फॉलोड नहीं किया गया है, उस ग्राउंड पर इसे क्या माना जाना चाहिए? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो इसमें इश्यू निकल के आया कि पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की जरूरत क्या है? हम यहाँ पर एक डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हैं। उस डॉक्ट्राइन के तहत क्या किया गया? यहाँ पर जो पैराग्राफ 7 था 10 शेड्यूल को, पैराग्राफ 7 ऑफ शेड्यूल 10 declared unconstitutional as the doctrine of severability was applied। तो सेवरेबिलिटी का जो प्रिंसिपल था उसे डॉक्ट्राइन को अप्लाई करके ये डिक्लेयर कर दिया गया कि पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो वहां पर आप चैलेंज नहीं करोगे, आप पूरा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ 7 को ही निकाल सकते हो इसमें से और आपने निकाल दिया है तो बाकी का जो प्रोविजन है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस मामले में पैरा 7 को जो है शेड्यूल 10 का उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसके बाद किस ग्राउंड पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई की गई थी। तो ये है हमारा आज का मेन कंसेप्ट कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करते हुए इस प्रोविजन को 97 का जो प्रोविजन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड था उसको क्या कर दिया है? यहाँ पर हटा दिया। अगर हम कंक्लूजन को समझें, अगर लास्टली हम कंक्लूजन को समझें तो क्या है कि इसमें 3 तरीके के प्रोविजन ऐड किए गए थे 97th अमेंडमेंट से।
97th जो अमेंडमेंट था उससे 3 चीजें ऐड हुई थी। 3 चीजें कौन कौन सी ऐड हुई थी? द फर्स्ट वन वाज, इसमें ऐड किया गया था 19 क्लोज 1 का सब क्लोज सी, उसमें ऐड किया गया था पॉइंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आर्टिकल 43B को इसमें ऐड किया गया था और 9th पार्ट को ऐड किया गया था। तो इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, ये एज इट इज रहा है, इसको भी नहीं छेड़ा, लेकिन इसके प्रोविजन को छेड़ा है। जो सिंगल स्टेट का जो प्रोविजन है वहां पर क्या कर दिया गया है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है उस लेवल पर, ठीक है। लेकिन जब मल्टी स्टेट की आप बात करते हो, मल्टी स्टेट की जब आप बात करोगे और आप यूटी की बात करते हो, और ये दोनों प्रोविजन इन तीनों के लिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का जब यूज किया गया तो हमने कुछ प्रोविजन को तो वैलिड डिक्लेयर कर दिया और कुछ प्रोविजन जो है वो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये अब हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो जो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है ऐसे वीडियोज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।